Hello viewers, welcome in this video. In this video, we will see the topic post-war settlement and the Bretton Woods Institution. हम लोग देखेंगे कि पोस्ट वार सेटलमेंट कैसे हुआ है और ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्या थे. तो लेट स्टार्ट दिस. बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक्स फॉर दैट. नाउ इकोनॉमिस्ट और जो पॉलिटिशियन थे, इन लोगों ने इंटर बार इकोनॉमी एक्सपीरियंस से दो चीजें सीखी, दो लेसन इन्होंने अडॉप्ट किया. पहला ये था कि कोई भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो कि मास प्रोडक्शन पे बेस्ड है, वो विदाउट मास कंज्यूमशन के सस्टेन नहीं कर सकता है. मतलब अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो उसी हिसाब से खपत भी होनी चाहिए, उतना ही इस्तेमाल होना चाहिए. और जो मास कंज्यूमशन है वो कैसे इंश्योर होगा? तो मास कंज्यूमशन को इंश्योर करने के लिए हाई और स्टेबल इनकम होना चाहिए. जब तक लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तब तक जो है वो ज्यादा कंज्यूमशन नहीं कर पाएंगे. और स्टेबल इनकम के लिए, इनकम को स्टेबल करने के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट को स्टेबल करना होगा. अगर एम्प्लॉयमेंट स्टेबल नहीं होगा तो इनकम स्टेबल नहीं होगा. और खुद जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जो है स्टेबल करने के लिए या इनकम को और ज्यादा स्टेबल करने के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है. मतलब इनकम तभी स्टेबल होगा जब एम्प्लॉयमेंट स्टेडी और फुल होगा, हमेशा होना चाहिए और फुल फ्लेज में होना चाहिए. लेकिन हम लोग को जैसा पता है कि अकेले मार्केट कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मार्केट जो है वो बेनिफिट्स पे बेस्ड होता है और बेनिफिट अगर नहीं होगा तो वहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट फुल हो ही नहीं सकता है और कंपटीशन भी वहाँ बहुत ज़्यादा होता है. इसलिए यहाँ पर अब गवर्नमेंट का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है. जब तक गवर्नमेंट जो है ध्यान नहीं देगी तब तक एम्प्लॉयमेंट 100% नहीं हो सकता है. गवर्नमेंट ही प्राइस के फ्लक्चुएशन को, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकती है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए जो है ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है इंटरवेंस करे, वो इस पूरे मैटर को देखें. पहला जो लेसन था ये हम लोगों ने सीखा. सेकेंड लेसन ये सीखा गया कि जो कंट्री का इकोनॉमिक लिंक है आउटसाइड वर्ल्ड से, वो भी जो है कंट्रोल होना चाहिए. जो गोल है फुल एम्प्लॉयमेंट का, वो तभी अचीव किया जा सकता है जब गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल रहेगा गुड्स के फ्लो पर, कैपिटल के फ्लो पर और लेबर के फ्लो पे. मतलब गवर्नमेंट के हाथ में ये सारी चीजें होनी चाहिए. तो ये दो की लेसन्स हैं जिसको कि वर्ल्ड वार के बाद सीखा गया. इट मीन्स जो पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था उसमें मेन एम रखा गया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड. मतलब सबको काम मिलना चाहिए और इकोनॉमी जो है स्टेबल होना चाहिए. इसी फ्रेमवर्क पर एग्री हुए सब लोग. यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी और फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में जो हेल्ड किया गया था जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड्स, न्यू हेमिस्फीयर, यूएसए. मतलब यूएस के न्यू हेमिस्फीयर में जो जगह का नाम है वो है ब्रेटन वुड्स. यहाँ पर जो है एक मीटिंग हेल्ड किया गया. इस मीटिंग में जो है इस बात पे चर्चा हुई. यू कैन सी माउंट वाशिंगटन होटल सिचुएटेड इन ब्रेटन वुड्स. यहीं पर ये मीटिंग हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था. ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नाम से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका काम था एक्सटर्नल जो सरप्लस है या डिफिशिएट है किसी नेशन का ट्रेड में, उसको डील करना, सबको बराबर करना. उसके बाद इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट बनाया गया, जिसको कि आज हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं. इसका शॉर्ट नेम है ये. इसको सेटअप किया गया फाइनेंस के लिए फॉर पोस्ट वार कंस्ट्रक्शन. तो पोस्ट वार इरा में IMF ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए और वर्ल्ड बैंक फाइनेंस के पर्पज से बनाया गया. और ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं. कभी कभी तो इनको जो है ब्रेटन वुड्स ट्यून्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसी कॉन्फ्रेंस में जो है इन दोनों पर चर्चा हुई थी और इन दोनों को बनाया गया था. पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को जो है अक्सर ब्रेटन वुड्स सिस्टम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किए गए और फिर इन दोनों ने जो है पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल करने का काम किया. IMF और वर्ल्ड बैंक ये दोनों जो है
फाइनेंशियल ऑपरेशन 1947 तक कंट्रोल कर रहे थे। डिसीजन मेकिंग जो है इन दोनों इंस्टीट्यूशन में कंट्रोल किया जाता था बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर। ये जो बना जिन लोगों ने इसे बनाया था वही लोग इसको कंट्रोल करते थे, और स्पेशली जो अमेरिका था उसका बहुत ज़्यादा रोल था IMF में। उसका वीटो भी पावर है इसमें, अगर वो किसी भी चीज़ को मना कर दे तो उसको नहीं माना जाता। वीटो का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंट्री किसी चीज़ पे मना कर दे तो उसको उसकी बात को मानी जाती है। वर्ल्ड बैंक और के डिसीजन और IMF के डिसीजन में US का वीटो पावर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ये वो सिस्टम था जिसने नेशनल करेंसीज और मॉनेटरी सिस्टम को लिंक करने का काम किया। ब्रेटन वुड्स सिस्टम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे बेस था। इसमें क्या था कि नेशनल करेंसीज, मान लीजिए कि इंडियन रुपीज है, ये डॉलर के कंपेरिजन में फिक्स होती थी, डॉलर के साथ फिक्स एक्सचेंज रेट में बंधी होती थी, और खुद डॉलर का जो है प्राइस फिक्स होता था गोल्ड के साथ, और ये प्राइस फिक्स किया गया था $35 जो है पर ऑन्स ऑफ गोल्ड के बराबर हुआ करता था। इसमें अगर किसी कंट्री का करेंसी फिक्स कर दिया गया, मान लीजिए कि 10 रुपीज इज इक्वल टू $1 है, तो ये हमेशा के लिए फिक्स हुआ करता था, इसमें कोई चेंज अपने से नहीं आ सकता था। IMF and World Bank started from 1947. Now see early post war years में क्या हुआ। जैसे ही ब्रेटन वुड इनॉग्रेट हुआ, इसने ट्रेड और जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन थे उनके ग्रोथ को काफी बढ़ा दिया। जापान भी इसमें शामिल था। वर्ल्ड ट्रेड लगभग 8% के हिसाब से 1950 से 1970 के बीच बढ़ा, और इनकम लगभग 5% के 5% के हिसाब से काफी तेजी से बढ़ा। ग्रोथ जो है मोस्टली स्टेबल था, विदाउट कोई लार्ज फ्लैक्चुएशन, ज़्यादा कोई फ्लैक्चुएशन नहीं हो रहा था, आराम से सब कुछ चल रहा था। और इस पीरियड में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी जो है धीरे धीरे घटने लगा। जैसे एक एग्जांपल लिया जा रहा है, एवरेज लेस ये 5% से नीचे चला गया था। मतलब ब्रेटन वुड्स जो सिस्टम था उसमें सब कुछ अच्छा चल रहा था अब तक। इस समय जो है वर्ल्ड लेवल पे टेक्नोलॉजी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। डेवलपिंग कंट्री जो है बहुत तेज़ी के साथ एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज को जो है फॉलो करना चाहते थे। इसकी वजह से उन लोगों ने बहुत तेज़ी से जो कैपिटल था उसको निवेश करवाया, इंपोर्ट किया, इंडस्ट्रियल प्लांट्स को, इक्विपमेंट जो थे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, उसको अपने कंट्री में बुलाना शुरू कर दिया। मतलब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज थे वो डेवलप कंट्री को फॉलो कर रहे थे और उसी के हिसाब से अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ थैंक यू।